और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी बागियों से बदला लेगी, बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवाएगी बीएसपी। विधानसभा अध्यक्ष से बीएसपी इसके लिए अपील करने वाली है। बागियों की सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। 10 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी से जिन 7 विधायकों ने बगावत की है, उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए बीएसपी अब विधानसभा अध्यक्ष से अपील करने वाली है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज 10 बजे बीएसपी प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं, जिसमें वो पार्टी की स्थिति साफ करने वाली हैं कि पार्टी इन 7 बागी विधायकों पर क्या एक्शन लेने वाली है। फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के जरिए इन सभी 7 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की अपील बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बीएसपी विधानसभा अध्यक्ष से इन सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की अपील करेगी, क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। लिहाजा अब इनकी सदस्यता रद्द कराने की कोशिश बीएसपी की तरफ से की जाएगी। और आज 10 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद बीएसपी प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं, जिसमें वो साफ करेंगी कि पार्टी इन सभी 7 बागी विधायकों पर क्या एक्शन लेने वाली है। शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, अपडेट ये सामने आ रहा है कि आज 10 बजे बीएसपी प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। बिल्कुल अमित, बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली में सुबह 10 बजे मीडिया से मुखातिब होंगी। वो अपनी बात कहेंगी और किस तरीके से उनके प्रत्याशी का पर्चा जो वैध हुआ है और उसके बाद जो बागी विधायक हैं उन पर बसपा क्या जो है वो कार्रवाई करेगी, उस पर वो मीडिया को ब्रीफ करेंगी। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती ने इस बात का पूरा मन बना लिया है कि बागी सभी विधायकों के खिलाफ जो है वो ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो दूसरे विधायक हैं उनको नज़ीर मिल सके। और इसीलिए उनके जो विधायकी है उसको रद्द करने के लिए वो जो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित उनसे भी मुलाकात करेंगे। बसपा के जो नेता हैं सदन में वो मुलाकात करेंगे और इन विधायकों की विधायकी को रद्द करने की मांग की जाएगी। इंतजार बहन कुमारी मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें वो क्या फैसला लेती हैं और क्या बात कहती हैं और किस तरीके से कार्रवाई की बात कहती हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रकाश बजाज, जिनका पर्चा कल खारिज हुआ था, उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। तो मुमकिन है वो आज अपने तमाम बिंदुओं को लेकर के हाईकोर्ट जा सकते हैं, अपने पर्चा रद्द होने की जो कार्रवाई हुई है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से उसको लेकर के। क्योंकि प्रकाश बजाज लगातार पर्चा रद्द होने के बाद इस बात का आरोप लगाते रहे कि ज़बरदस्ती उनका पर्चा गलत तरीके से रद्द किया गया, जबकि उन्होंने तमाम जो कागजात थे, जो तमाम शर्त थे, उनको कंप्लीट किया था। तो कहीं ना कहीं पेचीदगियां बहुत सारी हैं। प्रकाश बजाज आज कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो किन बिंदुओं पर जाएंगे, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा जो है वो इन पूरे घटनाक्रम पर जो है वो क्या कार्रवाई करती है, उस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। तो आज का दिन भी जो है वो बड़ा गहमा गहमी का रहने वाला है। हालांकि राज्यसभा की 10 सीटों पर अब 10 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहेगा कि रामजी गौतम प्रत्याशी तो हो गए हैं, लेकिन बसपा अपने बचे हुए रिमेन वोट्स का इंतजाम कहां से करती है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। क्योंकि अगर इन विधायकों को बाहर का रास्ता पार्टी दिखा देती है चुनावों से पहले, तो फिर क्या ये विधायक मुमकिन उम्मीद तो नहीं है कि वो बसपा के फेवर में जाकर वोट करेंगे। कहां वोट करेंगे, वो किस तरीके से अपने वोट का यूज़ करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ये सारे 7 विधायक बसपा से टूट गए तो बसपा के पास 10 से भी कम विधायकों की संख्या रह जाएगी। तो ऐसे में बसपा कैसे बाकी के बचे हुए करीबन 25 से 26 वोटों का इंतजाम करती है। तो इन सारी चीज़ों पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। 3 तरफ जो है वो राजनीतिक समीकरण घूम रहे हैं राज्यसभा चुनाव के। अब देखिए, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें जो हैं वो क्लियर होना शुरू होंगी। शबाब, आप बने रहे हमारे साथ। आपने इस बड़ी बात का जिक्र किया कि आज प्रकाश बजाज हाईकोर्ट जा सकते हैं। उस खबर के बारे में दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि नामांकन रद्द होने के खिलाफ आज हाईकोर्ट का रुख करेंगे प्रकाश बजाज। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना पर्चा भरा था। राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन किया था। कल प्रकाश बजाज का नामांकन रद्द हो गया था। प्रकाश बजाज के पर्चे को रिटर्निंग ऑफिसर ने अवैध बताया था और अब वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शबाब, क्या आधार दिया जा रहा है प्रकाश बजाज की तरफ से कि रिटर्निंग ऑफिसर की गलती थी, या उनको क्या बताया गया कि इसलिए आपका पर्चा रद्द किया गया?
देखिए, प्रकाश बजाज का जब कल देर रात पर्चा रद्द किया गया तो सतीश चंद्र मिश्रा सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर के रूम से बाहर निकल कर आए और उन्होंने बताया कि उनके प्रत्याशी का पर्चा वैध है और उनका प्रत्याशी कैंडिडेट रहेगा। और प्रकाश बजाज का जो पर्चा रद्द हुआ है उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत बताया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो थे, जो सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि जिन आधार पर उनका पर्चा रद्द हुआ है, उसमें सबसे पहली जो बात थी वो थी प्रस्तावक का जो नाम लिखा गया था प्रकाश बजाज के पर्चे में वो गलत था, जिसमें जान की जगह पर शाह लिखा गया था और तीनों के सेट में जो है वो नाम गलत था। उन्होंने कहा कि एक वजह ये रही। इसके अलावा एक फॉर्म 16 का प्रारूप होता है जिस पर नामांकन अपना भरा जाता है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रकाश बजाज ने अपना जो नामांकन भरा था वो इस प्रारूप के हिसाब से नहीं भरा था, यानी कि इस प्रारूप में नहीं भरा था, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको जो है अवैध बताया है, इस वजह से उनका रद्द हुआ है। और तीसरी महत्वपूर्ण वजह ये थी कि फॉर्म 16 के प्रारूप में नामांकन में एक जगह पर उन्होंने क्लॉज छोड़ दिया था, एक दस्तखत जैसी कुछ जगह थी, क्लॉज था, उसको छोड़ दिया गया था, उसको नहीं भरा गया था और तीनों सेट में यही कमी रही थी, जिसकी वजह से उनके पर्चे को जो है रद्द किया गया है। यानी कि वो तीन टेक्निकल फॉल्ट जो थे वो प्रकाश बजाज की तरफ से नहीं पूरे किए गए, जिसकी वजह से उनके पर्चे को रद्द करने की जो प्रक्रिया थी उसे रिटर्निंग ऑफिसर ने किया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद के बाद अब उनके परिजनों के बैंक खातों की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जेल में बंद भाई अशरफ, पत्नी और बेटों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। करीबी रिश्तेदारों और अतीक के गुर्गों के बैंक खातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतीक के बाद अब उनके परिजनों के खातों को भी खंगाला जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि उन खातों को भी सीज किया जा सकता है। अतीक का भाई अशरफ जो कि जेल में बंद है, पत्नी और बेटों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। करीबी रिश्तेदारों और अतीक के गुर्गों के बैंक खातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी और इसी एक्ट के तहत इससे पहले अतीक अहमद के भी 11 बैंक खातों को सीज किया जा चुका है और इन बैंक खातों में अतीक की करोड़ों की संपत्ति भी है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि अतीक के परिजनों, खासतौर से अतीक के भाई, पत्नी और बेटों के खातों को भी सीज किया जा सकता है और अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके खातों पर भी कार्रवाई हो सकती है, उसको भी सीज किया जा सकता है। सोनभद्र में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर 4 स्टोन क्रशर प्लांट सीज कर दिए गए हैं। ये चारों स्टोन क्रशर पर्यावरण के मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। वहीं 8 क्रशर प्लांट को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसकी खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। ये मामला बिल्ली मारकुंडिया खनन इलाके का है, जहां पर अब ये कार्रवाई की गई है। 4 स्टोन क्रशर प्लांट को सीज किया गया है। पर्यावरण के मानकों का ख्याल यहां पर नहीं रखा जा रहा था, इनसे प्रदूषण हो रहा था। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। 8 स्टोन क्रशर ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और 4 को सीज कर दिया गया है। प्रशासन बेहद सख्त है पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को लेकर और जिन जिन कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है उन तमाम कारणों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में 4 स्टोन क्रशर प्लांट को सीज किया गया है और 8 को नोटिस जारी कर दिया गया है। और सोनभद्र से संवाददाता रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंगेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए, बताते हैं अमित की न्यूज़ 18 पे खबर चलाने के बाद पर्यावरण विभाग जो है जगह है और तत्काल 4 क्रशर को सीज कर दिया और जबकि 8 स्टोन क्रशर को नोटिस जारी किया है। क्योंकि मानक पूरा नहीं कर रहे थे ये क्रशर, लगातार धूल उड़ रहा था, जिसके वजह से प्रदूषण खराब हो रहा था, पर्यावरण खराब हो रहा था और लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी। हाईवे से सटे हुए क्रशर प्लांट हैं, जिससे गाड़ियां जो आ रही हैं जा रही हैं उनको देखने में दिक्कत हो रही थी, जिससे एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। इनको क्रशर के एक मानक होते हैं जिसको ये आदेश होता है कि कम से कम पानी का छिड़काव आप लगातार करेंगे, क्रशर जब चालू रहेगा और उसके साथ ही 3 सेट आप लगाएंगे। लेकिन क्रशर उद्योग इस पे ध्यान नहीं देता और लगातार अपने गिट्टी को बेचने के लिए, क्योंकि गिट्टी पे अगर पानी का छिड़काव हो जाता है तो कंडीशन बढ़ जाता है और उसकी खरीदारी कम हो जाती है। मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था कुल मिलाकर, इसीलिए कार्रवाई की गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और एक बड़ी खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गोरखपुर में एक और एयरपोर्ट बनेगा। अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जल्द ही एयरपोर्ट निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर गोरखपुर से, गोरखपुर को एक और तोहफा मिलने वाला है। यहाँ पर एक और एयरपोर्ट का निर्माण होगा। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है जमीन चिन्हित करने के लिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर गोरखपुर के लिए, यहाँ पर एक एयरपोर्ट पहले से ही रनिंग में है और जानकारी ये मिल रही है कि एक और एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो जमीन का चिन्हीकरण करें। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिहार चुनाव के बाद गोरखपुर गए हुए थे। देर शाम उनकी जिलाधिकारी और सीईओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि गोरखपुर में एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन का चयन जल्द से जल्द कर लिया जाए। हालांकि ये जो नया एयरपोर्ट होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय होगा या घरेलू होगा, इसको लेकर भी मंथन जारी है। इसलिए सबसे पहले अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि वो 1500 से 1600 एकड़ जमीन जो है वो चयनित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना प्रस्ताव सौंपे, ताकि गोरखपुर के किस हिस्से में ये नया एयरपोर्ट बन सकता है, इसको लेकर आगे की रणनीति तय की जा सके। फिलहाल खुशी की खबर ये है कि गोरखपुर को जल्द एक नया एयरपोर्ट मिलता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, ऑफिस में रहा, तो चुनाव से पहले इस नए एयरपोर्ट को लेकर काम काफी आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण भी कर सकते हैं। शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। पर्यावरण बचाने के संदेश को लेकर कई देशों की साइकिल यात्रा कर चुके अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्री अभिषेक कुमार शर्मा और देवेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि साइकिल यात्रा द्वारा विभिन्न देशों में पर्यावरण चेतना को बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्री अभिषेक कुमार शर्मा और देवेंद्र यादव को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई। तो अभिषेक और देवेंद्र को ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने बधाई दी है। साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण को बचाने, स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे हैं ये लोग, लिहाजा अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए इन दोनों को बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया है कि उनका बिहार से पुराना नाता है, इसलिए उन्हें बिहार और बिहार को अच्छी तरीके से वो समझते हैं। ये बड़ी बातें कही हैं जेपी नड्डा ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में। मेरी स्कूलिंग बिहार से हुई है, ये भी कहा है नड्डा ने। आपकी स्कूलिंग भी पटना से हुई, आप पटना में काफ़ी आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति भी करी, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस कनेक्ट का भी बिहार में आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है जब आप ज़मीन पर उतर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, जहाँ तक सवाल है बिहार के चुनाव की दृष्टि से, मुझे बिहार पूरा अच्छे तरीके से समझ में आता है और बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं, किन उतार चढ़ाव से गया है, ये मेरे आँखों के सामने है। इसलिए मुझे वो लोगों को समझाने में ना दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई उसके इतिहास में जाने के लिए किसी से कोई ट्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आंखों के सामने गुजरा हुआ सारा है और मैं उनको, उस सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया है। इसलिए जहाँ तक बिहार का सवाल है और बिहार के लोगों का सवाल है, वो भी जानते हैं मुझे कि इस छात्र राजनीति मैंने वहाँ की, शुरुआत मेरी वहाँ हुई और उसके साथ साथ मैंने वहाँ के आंदोलन में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। वहाँ के सभी लोग मेरे साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेरे से परिचित हैं। और जेपी नड्डा के साथ ये पूरा इंटरव्यू अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे देखिए। क्या आरजेडी अपनी पॉलिटिकल भाषा में इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है? उनका स्ट्रेंथ है मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण। ये MY वो नहीं है, ये MY माए है, मैं और मेरा परिवार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संप्रभुता नभ में, थल में और जल में
तीनों में सुरक्षित है, ये मैं बोलना चाहता हूं।